बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है ना बच्चों? हाँ बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद है आपको मेरे साथ साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है। तो बच्चों अपना 3rd चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे से पढ़ेंगे बच्चों। 3.4.5 सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सक्रियता श्रेणी बताई थी बच्चों, और अगर आपको ध्यान नहीं हो तो आप इसमें पिछले वीडियोस देख लेना। एक सक्रियता श्रेणी होती है धातुओं की। इसमें अगर आपने अभी किताब खोल रखी है तो किताब में देख लेना, एक सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें सबसे ऊपर जो धातुएं होती हैं वो अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। तो इनको हम कैसे शुद्ध करते हैं इसमें हम पढ़ेंगे। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर इन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बच्चों? क्योंकि ये जो धातुएं हैं ना, अभिक्रियाशीलता में जो सबसे ऊपर है श्रेणी में, तो वो इतनी अभिक्रियाशील है कि इनको हम कार्बन के साथ गर्म करके इनसे हम ऑक्सीजन नहीं हटा सकते। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, इसलिए नहीं हटा सकते कि ये ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ पाती हैं बजाय कार्बन के। तो ये किस प्रश्न का उत्तर होगा? अगर आपके प्रश्न आ जाए ना कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातुएं होती है उनको क्या कार्बन के साथ गर्म करके ऑक्सीजन हटा सकते हैं? तो नहीं, उनको कार्बन के साथ ऑक्सीजन इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक बंधुता इनकी होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। ये अभिक्रियाएं इस प्रकार होती हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इन धातुओं का विद्युत अपघटन करते हैं तभी ये अलग अलग हो पाती हैं। इसकी एक समीकरण देख लो, सोडियम Na+, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, सोडियम बन गया, क्लोरीन 2Cl एरो Cl2+2e। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। अब है 3.4.6 धातुओं का परिष्करण। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, यानी कि जैसे भी हमने धातु प्राप्त की वो अभी तक भी इतनी शुद्ध नहीं होती है। तो हम इनका क्या करेंगे, इनमें अपद्रव्य बहुत होते हैं, इनको हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी कि धातु को बिजली उसमें अगर प्रवाहित की जाए तो वह सबसे शुद्ध आ जाती है अपने पास। इसकी प्रक्रिया 3.12 चित्र में दे रखी है। एक कैथोड बनाते हैं, एक एनोड बनाते हैं और उस कैथोड और एनोड को कुंजी से, बैटरी से, सेल से जोड़ते हैं। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। परिष्करण का मतलब बच्चों यानी शुद्धिकरण। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाते हैं। इसमें दो है ना, रॉड, कैथोड और एनोड। तो इसमें जो है पतली परत, शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बना देते हैं। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है, यानी जो धातु होता है, जिस धातु को हमें शुद्ध करना है उस धातु का लवण ले लेते हैं और ये इसमें ये जो भरा हुआ है ना इसमें भर देते हैं। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, ये कॉपर के लिए है इसलिए कॉपर सल्फेट का भरा, जिस भी धातु का हमें भरना है उसका लवण का विलयन हम इसमें भर देंगे। चित्र 3.12 के अनुसार
उपकरण व्यवस्थित करते हैं। विद्युत अपघटय से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। यानी कि जब अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, बिजली का करंट प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, वो अशुद्ध धातु जो होती है वो विद्युत अपघटय में घुल जाती है। अशुद्ध धातु इसमें पानी विलयन भरा हुआ है, इसमें घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। और जो शुद्ध धातु होती है वो कहाँ चढ़ जाती है, कैथोड पर उसकी परत चढ़ती रहती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख किसे कहते हैं बच्चों, जैसे ये एक कैथोड है, एक एनोड है, तो जो शुद्ध धातुएं आई, शुद्ध धातु जैसे कॉपर है ना, देखो यहाँ चढ़ती जा रही है और यहाँ से निकलती जा रही है। अब इस एनोड पर जो भी कचरा होगा, कॉपर के साथ जो भी अशुद्धि थी वो इस एनोड पर जमा होती जाएगी। तो इस एनोड पर जब ये कचरा यानी अशुद्धि जमा होगी तो उसी कोई एनोड पंख कहते हैं। ये एक प्रश्न बनता है, एनोड पंख किसे कहते हैं, इसको याद रखना। अब है 3.5 संक्षारण। संक्षारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। खुली वायु में सिल्वर यानी बच्चों चांदी, आपने देखा होगा चांदी के गहने जो आपकी माताएं बहनें पहनती हैं वो काले काले से हो जाते हैं कुछ दिनों बाद। क्यों होते हैं, क्योंकि वो सल्फर से अभिक्रिया कर देते हैं और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। दूसरा पॉइंट है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपने ये तो देखा ही होगा, तांबे का जो भी घर में बर्तन होता है, और नहीं तो आपने तांबे का पूजा का लोटा तो देखा ही होगा। अभी इन दिनों पूजा की होगी ना, तो तांबे का एक जग भी आता है जिसमें हम पानी पीते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हरे रंग का होने लगता है। ये हरे रंग का क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पक्की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग लगना किसे कहते हैं, लोहा, अगर आपने देखा होगा लोहे की कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं पानी में, बारिश में भीग के उन पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। आइए उन परिस्थितियों का पता करते हैं जिसमें लोहे पर जंग लग जाती है। क्रियाकलाप 3.14। 3 परख नली लीजिए और प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दीजिए। ये 3 परख नलियाँ हैं बच्चों, इन तीनों में इन्होंने क्या करा है, लोहे की कीलें कुछ डाल दी है। इन परख नलियों के नाम लिखे हैं, ए और बी और सी। देखो इन तीनों परख नलियों में ए नाम है, एक पर बी नाम है, एक पर सी नाम। अब परख नली ए में थोड़ा पानी डाला है और उसे कार्क से बंद कर दिया है। परख नली बी में उबलता हुआ आश्रित जल, शुद्ध जल जो होता है ना, वो डाला है और उसमें 1 ml तेल भी मिला दिया है और कार्क को बंद कर दिया है। आप देख सकते हो तीनों चित्रों में, पहले में पानी डाला, दूसरे में उबलता आश्रित जल प्लस तेल डाल दिया और ढक दिया। कार्क इसको कहते हैं बच्चों, ये जो ढक्कन है ना इसको कार्क कहते हैं। अब परख नली सी जो है, अच्छा, तेल जल पर तैरने लगेगा और वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा। तेल क्या करेगा, जैसे ही पानी के ऊपर तैरता है ना, आपने देखा होगा पानी के ऊपर तेल तैरता है, तो तेल क्या करेगा, अब जो इसमें हवा है परख नली में, उस हवा को इस कील से अभिक्रिया करने से रोक देगा। अब है परख नली सी। परख नली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। ये जो परख नली सी है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ये जो छोटे छोटे दाने हैं ना, इसमें पानी नहीं है, ये कैल्शियम क्लोराइड के दाने हैं। अब इसको भी ढक दिया, कार्क से बंद कर दिया सी परख नली को। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, ये वायु की नमी रोक लेगा, सोख लेगा। नमी यानी जो भी इस हवा में जो भी पानी कुछ भी होगा उसको ये सोख लेगा। इन परख नलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका परीक्षण करेंगे। अब इनको हमने कुछ दिन तक छोड़ दिया। अब हमने देखा कि परख नली ए में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, लेकिन परख नली बी और सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है।
परखनली ए की कील वायु और जल दोनों के संपर्क में रहती है। ऐसा क्यों हुआ? ए पर जंग क्यों लगी? ए पर जंग इसलिए लगी कि ए की कील जो थी वो वायु और जल दोनों के संपर्क में रही, इसलिए। परखनली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है और परखनली ए यहाँ गलत छप गया, यहाँ बी छपना चाहिए बच्चों। तो परखनली बी की कील केवल जल के संपर्क में रहती है। ये बी वाली है ना, केवल जल के संपर्क में, हवा तो आई नहीं इसके पास, तेल ने रोक दी। और परखनली सी जो है इसकी कील शुद्ध वायु के संपर्क में रहती है। ये परखनली जो सी है इसमें भी क्या हुआ, सिर्फ हवा ही है, पानी नहीं है। तो जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों का होना आवश्यक है। तो परखनली सी की कील जो है शुष्क वायु यानी सूखी हवा के संपर्क में है। शुष्क यानी बच्चों सूखा होता है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो ये तीनों परखनलियों में देखा हमने, तो जंग क्यों लगती है इसका रीज़न समझ में आ गया, कारण। इसका कारण ये समझ में आया कि जब पानी और हवा दोनों काम करेंगे लोहे पर तभी जंग लगेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3.5.1 संक्षारण से सुरक्षा। बच्चों इससे पहले अगर ये आपको प्रयोग समझ में आ गया हो तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण मैंने बता चुकी हूँ, जंग लगना बोलते हैं। तो इस जंग लगने से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सुरक्षा ऐसा कर सकते हैं, पहला है पेंट करके। ये प्रश्न आता है कि धातुओं की संक्षारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुर्सियों पे, अलमारियों पे क्या होता है, पेंट। तो सबसे पहले तो धातुओं के ऊपर पेंट कर दो तो उन पर जंग नहीं लगेगी। दूसरा तेल लगाकर, तेल लगा दो, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन करके। यशद लेपन क्या होता है? लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाने को यशद लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अब है लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। तो बच्चों लोहे को जंग लगने से बचाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें लोहे की बनी होती है, अगर जंग लग जाएगा तो वो कच्ची हो जाएंगी। मान लो रेल की पटरियों पर ही अगर जंग लग गई तो पटरियाँ तो टूट जाएंगी, या खुद रेल भी लोहे की होती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसको पेंट जरूर करना चाहिए। और उसके बाद यशद लेपन भी एक प्रक्रिया है जिससे लोहा सुरक्षित रहता है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है, यानी जस्ते की परत अगर हट भी जाए तो भी वह लोहे की वस्तु सुरक्षित रहेगी उस पर जिस पर यशद लेपन हो गया है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है। लोहा क्या है? सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा बहुत ही क्या होता है, नरम होता है। आप देखते हो ये चीज़ें लोहे की बनी है लेकिन वो लोहे की नहीं बनी होती, क्योंकि लोहा तो बहुत ही नरम होता है। वह गर्म करने पर खिंच भी जाता है, सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। तो ऐसी चीज़ों से हम क्या बना सकते हैं? कुछ नहीं बना सकते ना। तो लोहे को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? लोहे को मजबूत करने के लिए देखिए आगे, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन मिला दें, कितना 0.05%, इतना बहुत ही कम कार्बन मिला देते हैं लोहे में, तो यह कठोर हो जाता है और ये प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है। यानी इस्पात जो होता है, लौह इस्पात जिसको बोलते हैं, तो वो प्योर लोहे में निकेल और क्रोमियम धातु मिली हुई होती है। खाली लोहे से तो कुछ नहीं बनता है, खाली लोहा तो क्या होता है, नरम होता है, तथा उसमें जंग भी नहीं लगता। इसी प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित कर दे तो इसके गुणधर्म भी बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यानी कि धातुओं में अगर कोई दूसरी चीज मिला सकते हैं तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। यह पदार्थ वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है।
दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो गई। मिश्र धातु से कहते हैं जब दो धातुओं को मिलाकर कोई नई तीसरी चीज बना दे। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाते हैं, यानी पहले जो धातु है उसको पहले गलाते हैं, फिर इसके पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में ही इसमें मिलाते हैं। ध्यान रखना, एक फिक्स अनुपात में मिलाते हैं, कम ज़्यादा नहीं मिला सकते। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत यानी ठंडा करते हैं। अब है, क्या आप जानते हैं, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं और ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। हम कहते हैं ना ये शुद्ध सोने के आभूषण है, जबकि वो शुद्ध सोने के आभूषण नहीं होते, वो तो टूट जाए इतना नरम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी मिलाते हैं या तांबा मिलाते हैं। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग तो शुद्ध सोना है, उसमें 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया गया है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। बच्चों पारद यानी पारा, अगर पारा मिला दे किसी में, कोई एक धातु पारद है और दूसरा धातु कुछ और है, तो इस दोनों को मिलाकर बनता है अमलगम। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, इनको मिलाकर क्या बनता है, मिश्र धातु पीतल बनती है। तथा तांबा और टिन की मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन तांबे का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टिन पीबी एवं एसएन की मिश्र धातु सोल्डर है। बच्चों ये मिश्र धातु बता रखी है, इन सब को याद कर लेना, इनमें से प्रश्न आते हैं। जिसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। और बच्चों ये जो है, यह भी जानिए, इसको भी जानिए कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पहले भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया था। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की थी। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है और इसका भार जो है 6 टन है। बच्चों ये लौह स्तंभ है, इसका चित्र है। ये लौह स्तंभ जो है इसको जंग नहीं लगती, तो इसको पढ़ने के लिए विदेशों से भी वैज्ञानिक आते हैं कि ऐसा इसमें क्या लगाया है जो इस पर आज तक इतनी बड़ी मात्रा में ये लोहे का है लेकिन इस पर ये जंग नहीं लगती। तो बच्चों अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर है। तो ये आपका पूरा होता है पाठ 3। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरह समझ में आ गया है तो लाइक बटन अवश्य दबाइए बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी अन्य दोस्त जो हैं 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। तो बच्चों अब आगे इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आएंगे, फिर अगला पाठ आएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।